तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी एईसी पेपर हिंदी का। ठीक, 2025 का क्वेश्चन पेपर, यानी कि 24 से 28 सेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम 23 से 27 पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर। और नेक्स्ट वीडियो और एक आएगा जिसमें हम करेंगे क्या, 22 से 26 सेशन में पूछे हुए पीडीएफ का क्वेश्चन पेपर। ऐप में ये ऑलरेडी अपलोड है, ज्ञान सागर ऐप में। जो लोग ऐप खरीदे हैं वो लोग देखे होंगे, वहाँ पे ऐप में अपलोड है। और नोट्स भी अपलोड है यूनिट 1 और यूनिट 2 का। पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ एईसी पेपर हिंदी का, उसके बाद ये क्वेश्चन विद आंसर सेट में दिखाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ में मैं आंसर भी दे रहा हूँ। तो इससे पहले हम लोग सिलेबस को थोड़ा सा देखते हैं। सिलेबस यूनिट दो भागों में बटा है आपका, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 में ग्रामर है, जिसमें आपका वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, ठीक है, समास है, उसके बाद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ठीक, और क्या है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। ठीक, इतना चीज़ पढ़ना है आपको यूनिट 1 में। यूनिट 2 में पढ़ना है ईदगाह कहानी के बारे में। ईदगाह, जो ईद होता है ना, बच्चे जाता है हामिद अपनी दादी के लिए बाजार में चिमटा खरीद के आता है, मतलब सॉरी, मेला से चिमटा खरीद के लाता है, वो वाला कहानी है ईदगाह। उसके बाद अनरीड पैसेज आएगा, अपठित गद्यांश नहीं आता है 10 मार्क्स का कि पढ़ के उत्तर देना है, वो वाला आएगा। ठीक है, तो चलिए, ये मैं सिलेबस आपको मुंह से बता दिया, हर बार जरूरी नहीं है कि हर बार दिखाऊं। ठीक है, ये 25-29 सेशन में भी काम देगा और आने वाले सभी सेशंस में काम देगा ये सिलेबस, ये वीडियो। ओके, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हिंदी एईसी पेपर सेट 1, 24 से 28 सेशन का पूछा हुआ पेपर है। फुल मार्क्स 50। पास करने के लिए 20 नंबर लाना होता है। समय जो है 1.5 घंटा मिलेगा, 1.5 घंटा, 2 घंटा नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं फैस हटा देता हूँ अब। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा होता है, संज्ञा के 5 भेद हैं। भाववाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, और द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। लेकिन ये जो निजवाचक है, ठीक है, सॉरी, निष्ठावाचक, ये संज्ञा नहीं है बल्कि ये सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उससे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन 3। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, विद्यालय का संधि विच्छेद, सॉरी 5 ही क्वेश्चन है यार, 5 क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, 10 नहीं 5 क्वेश्चन है। तो ग्रुप ए है आपका 5 मार्क्स का। अब आता है ग्रुप बी, जो आपका 45 मार्क्स का है, 15 या 45। ओके, बोला गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, समास किसे कहते हैं? समास के भेदों को उदाहरण सहित लिखें। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों का संधि विच्छेद करें। देवालय, कविंद्र, विद्यालय, विद्यार्थी, महोदय, परोपकार, समयानुसार, गृह कार्य, पुस्तक, ये सब है इस तरह से। अभी हम करके दिखाएंगे। फिर 2 का ग है, प्रत्येक में देखिए क ख ग 5-5 मार्क्स में बांटा गया है। इसमें है किन्हीं 5 से 2-2 शब्द बनाइए। ठीक है, उपसर्ग जोड़ के। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें संज्ञा की परिभाषा देते हुए इसके भेदों को लिखें। ठीक है, और फिर ख नंबर है कि क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 में प्रत्यय को पहचान कर लिखना है कि इसमें क्या प्रत्यय जोड़ा गया है। ग नंबर, प्रत्येक सब क्वेश्चन को क ख ग घ में बांटा गया है, क ख ग 5-5 10 5 या 15 करके। निम्नलिखित सामाजिक पदों में से किन्हीं 5 पदों का समास विग्रह करें या समास की पहचान करें। ऐसा आएगा, तो यहाँ पे समास की पहचान करने बोला है। चौथा क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इसके भेदों को लिखें। फिर ख नंबर है, किन्हीं 5 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखें। फिर आता है 5 में विलोम शब्द लिखें। और फिर अपठित गद्यांश आता है क्वेश्चन नंबर 5 में। अनरीड पैसेज आता है, इसको पढ़ना है और फिर क्वेश्चन का आंसर करना है। इसमें कई गो है, तो क ख ग घ, अरे यार एक मिनट, अंग च, 5 को का आंसर करना है। ठीक है, 5 का आंसर करना है, टोटल 6 क्वेश्चन है।
फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर लिखें। इसमें मुंशी प्रेमचंद का साहित्य परिचय पूछा गया है या फिर ईदगाह कहानी का प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, तो ये देख लिए पूरा का पूरा सिलेबस आपने। चलिए अब मैं आपका क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया, निश्चयवाचक, निष्ठावाचक लिखा था वहाँ पे ना, वो निश्चयवाचक होगा, सर्वनाम का ये भेद है, तो ये संज्ञा का भेद नहीं था। फिर आता है सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, जिससे किसी हाँ नंबर था यार, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा था क्या? क्वेश्चन क्या था 2 नंबर का, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो। अच्छा, यदि निश्चित वस्तु का बोध होता है तो निश्चयवाचक, लेकिन यहाँ पे लिखा है न हो, निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट अगला है, जिस विशेषण से किसी वस्तु के रंग, आकार, अवस्था, गुण, स्थान, काल का बोध हो वह कैसा विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो जिस वस्तु से हमें किसी वस्तु के रंग, आकार, अवस्था, गुण, इसको कहते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हिंट दे दिया गया है, गुण बोला है तो गुणवाचक हो जाएगा, यहाँ पे गुण है, यहाँ पर भी गुण है, तो ये ऑप्शन 2 हो गया, गुणवाचक विशेषण। ठीक, नेक्स्ट घ नंबर में क्या है, संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। ठीक है, तो संरचना की दृष्टि से क्रिया के 3 भेद होते हैं। ठीक, सरल क्रिया, मिश्र क्रिया और संयुक्त क्रिया। ठीक है, जैसे वाक्य होता है ना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद करें। तो विद्या जोड़ आलय, ऑप्शन ग हो जाएगा, विद्या जोड़ आलय। ठीक है, अब चलिए ग्रुप ए के प्रश्नों का आंसर करते हैं, यहीं से करते हैं हम लोग। ये अनिश्चयवाचक, गुणवाचक विशेषण, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा संरचना की दृष्टि से वाक्य 3 होते हैं, सरल क्रिया, ठीक, वाक्य की तरह, संयुक्त क्रिया और मिश्र क्रिया। विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, 3 नंबर। ओके, संधि विच्छेद में आएगा कि संधि किसे कहते हैं, संधि 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, या परिवर्तन को ही विकार कहते हैं, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 15 मार्क्स शुरू होता है। समास किसे कहते हैं, समास के भेदों का उदाहरण सहित लिखें। तो देखिए समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, यानी कि छोटा अर्थ देने वाला। समास का मतलब क्या होता है, छोटा अर्थ देने वाला, यानी कि संक्षिप्त। ओके, हिंदी भाषा में विचारों को संक्षिप्त, यानी कि जो हमारे विचार है उसको संक्षिप्त, प्रभावशाली और सुंदर ढंग से व्यक्त करने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। समास के द्वारा 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट समास की परिभाषा। समास का परिभाषा क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बीच की विभक्तियों का लोप करके, या बोल सकते हैं कि बीच में जो विभक्ति को हम क्या समझाएं, सिंपल लिखिए ना, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक है, ये विभक्तियों का लोप को हटा दीजिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। और नीचे में लिख दीजिएगा कि समास का मतलब होता है छोटा अर्थ देने वाला। ठीक है, जैसे राजा का पुत्र, तो हम लोग इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, राजपुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र। समास के भेद, समास के जो है ना 7 गो भेद होते हैं, 7 गो 6 गो जी, अच्छा 6 गो होता है, मैं भूल गया 2 साल पढ़ा हुआ हो गया मेरा। अव्यय भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, उदाहरण के लिए यथाशक्ति, प्रतिदिन, दिन दिन, धीरे धीरे। ठीक है, इसको अव्यय बोलते हैं, यानी कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो। अव्यय किसे कहते हैं, जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े उसे अव्यय कहते हैं। ओके, फिर तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष कार्य, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि गृह कार्य, गृह में जो है
कार्य यहाँ पे प्रथम है, ये गौण पद है। राजपुत्र, तो राज इसमें गौण है, पुत्र इसमें प्रधान है। ये इसमें भी गृह कार्य में कार्य प्रधान है और गृह जो है साइलेंट है। ओके। कर्मधारय समास, तो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक, इसमें जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, उदाहरण के लिए नीलकमल और महापुरुष। ये नहीं समझे ना, चलिए। तो कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं जिस समास का पहला पद विशेषण, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा हो। विशेष से मतलब संज्ञा, विशेष से मतलब संज्ञा, यानी कि जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा हो उसे समास कहते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ, समास और कारक, समास और कारक हिंदी व्याकरण के दो महत्वपूर्ण या कठिन माने जाने वाले व्याकरण के हैं। ठीक है, मेरा जो फीवर हो गया है तो नाक से पानी बह रहा है, तो होता है, 1-2 दिन पानी बहना भी चाहिए, नहीं तो खांसी हो जाएगा, कफ जमा हो जाएगा। तो क्या बताएं, हाँ, विशेषण, जिस कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा हो उसको कर्मधारय समास कहते हैं। और कारक और समास एक बार में समझ में नहीं आएगा तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कठिन टॉपिक है, हिंदी व्याकरण के सबसे कठिन टॉपिक माने जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे नीलकमल में नील क्या है, नील क्या है, रंग है, कमल क्या है, संज्ञा है। कमल जो फूल है वो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा कमल, ठीक है। और नील क्या है, यहाँ पे एक विशेषण है, विशेषता बता रहा है कि कमल जो है वो नीला है। पुरुष क्या है, एक संज्ञा है जातिवाचक, लेकिन यहाँ महा जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो महा क्या है, महान, महान पुरुष, महापुरुष मतलब जो पुरुष महान है, यानी कि महान ये क्या है, विशेषता है, ठीक है। यानी कि जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा उसको कर्मधारय समास कहते हैं। द्विगु समास मैं समझाता हूँ। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, क्या हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसको द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। जैसे त्रिलोकी, त्रि में 3 लोकों वाला, जैसे आकाश, पाताल और भूलोक, ठीक है। तो त्रिलोकी, यहाँ पे त्रि जो है 3 है। पंचवटी, पंचवटी मतलब 5, पंचवटी मतलब 5 ओर का रास्ता, ठीक है। चौराहा, ठीक है। और क्या क्या होगा, दशानन। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, ठीक है, यानी कि जिस समास का पहला पद संख्या से शुरू होता है, जैसे चतुर्भुज, त्रिकोण, तो ये सब द्विगु समास कहलाते हैं, ठीक है। अब आ जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब क्या होता है, द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है। द्वंद्व हम लोग नहीं बोलते यार, आपस में द्वंद्व हो जाता है, विवाद हो जाता है। तो द्वंद्व मतलब होता है ऐसा समास जिस समास के दोनों पद प्रधान हैं, और जब दो समान व्यक्ति आपस में टकराता है तो द्वंद्व होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए माता पिता, ठीक है, दिन रात। द्वंद्व समास का एक पहचान है कि दोनों पद प्रधान होगा और इसमें डैश लगा रहेगा, हमेशा डैश साइन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, माता और पिता के बीच में भी डैश है, दिन और रात के भी बीच में डैश है। अब बताइए, दोनों पद प्रधान है, ना माता बड़ी है ना पिता बड़े हैं, दोनों सेम है, दोनों समान है, प्रधान है दोनों, ना दिन बड़ा है ना रात बड़ा है, ठीक है। पुरुष स्त्री, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण है, समझे। तो द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, दिन रात, सुबह शाम, ठीक, सूर्य चांद, इस तरह से द्वंद्व समास आप समझ गए हैं। द्वंद्व समास समझ गए हैं। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो। जिस कर्मधारय, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा हो। तत्पुरुष, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो। अव्यय भाव, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, ठीक है। अब आ जाता है बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, ठीक, द्वंद्व, द्विगु, अव्यय भाव, हाँ अच्छा वही है। बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों पदों में भिन्न अर्थ बोध होता है, यानी कि दोनों का अर्थ रहेगा दूसरा लेकिन वो मीनिंग ही एक दूसरा देगा। जिस समास के दोनों पद का जो अर्थ निकलेगा उससे बिल्कुल अलग उसका अर्थ होगा। अगर तोड़ के देखिएगा, दशानन, दशानन मतलब 10
माथा वाला। तो क्या 10 माथा वाला का मतलब क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम है? अगर आप बोलिएगा दशानन, तो दशानन मतलब होता है 10 माथा वाला। तो जब भी बोलिएगा ना दशानन, तो आदमी को ये लगता है कि वो रावण है। रावण को बोला जाता है दशानन, ठीक है। आनन मतलब होता है माथा, 10 मतलब 10, यानी कि 10 माथा वाला। तो रावण को दशानन कहा जाता है, यानी कि शब्द के अर्थ से बिल्कुल अलग। पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीला अंबर, पीला है अंबर जिसका, यानी कि जिसका, अंबर मतलब होता है कपड़ा, यानी कि जिसका कपड़ा पीला हो। तो इसका अर्थ होता है, जब आप पीताम्बर बोलिएगा तो विष्णु भगवान को पीताम्बर कहा जाता है, ठीक है। अगर आप बोलिएगा लंबोदर, यानी कि लंबा है उधर जिसका, उधर मतलब होता है पेट। तो लंबोदर जब बोलिएगा ना, तो लंबोदर मतलब जिसका पेट लंबा है वो नहीं, मतलब गणेश भगवान, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास अक्सर भगवान के ही ऊपर आधारित है। ये जितना भी नाम है, दशानन, लंबोदर, ठीक है, दिगंबर, नीलकंठ, पीताम्बर, श्वेतांबर, ठीक है, ये जितने भी वर्ड हैं ये सब आपके बहुब्रीहि समास के हैं, ठीक है। यार पूरा क्या बताएं, एकदम हालत खराब हो गया है। चलिए इसको निष्कर्ष को पकड़ लीजिए, पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में। देखिए चलिए देख लिए, अब हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का, अच्छा यहाँ पे मैंने ना 10 का आंसर कर दिया है, आपको किन्हीं 5 का ही आंसर करना होगा। इसमें किन्हीं 5 शब्दों का संधि विच्छेद करें, मैंने 10 का कर दिया है, ठीक है। आपको 5 का ही करना है, यानी 5। देवालय का क्या है? देव जोर आलय। कवित्र का कवि जोर इंद्र। विद्यालय का विद्या जोर आलय। विद्यार्थी का विद्या जोर अर्थी। महोदय का महाजोर उदय। परोपकार का पर जोर उपकार। समय अनुसार का समय जोर अनुसार, ठीक है। फिर आ जाता है गृह कार्य का गृह जोर कार्य। पुस्तकालय का पुस्तक जोर आलय। तो ये क्या हो गया हमारे संधि विच्छेद। आपको किन्हीं 5 का ही करना है, मैंने यहाँ पे 9 को कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट ग नंबर है 2 का ग, ये भी 5 मार्क्स का है। अच्छा ज़्यादा नहीं लिखना है 5 मार्क्स के लिए, तो एक शब्द या 2 लाइन लिख दीजिए, काफ़ी है। किन्हीं निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 5 से 2-2 शब्द बनाइए, ठीक है। निम्नलिखित उपसर्ग में किन्हीं 5 से 2-2 शब्द बनाना है। तो उपसर्ग यहाँ पे है अधि। अधि से अगर यदि हम कार जोड़ देंगे, अधि हमारा उपसर्ग वर्ड है, उपसर्ग शब्द है। कार जोड़ दिए तो हो गया अधिकार। अधि में यदि हम नायक जोड़ दिए तो हो जाएगा अधिनायक। अधि में यदि हम नियम जोड़ देंगे हो जाता है अधिनियम, ठीक है। अधि में यदि हम सूचना जोड़ देंगे तो हो जाएगा अधिसूचना, ठीक है। नेक्स्ट उप से बना देंगे हम उपकार, उपाध्यक्ष, ठीक, उपनाम होता है ना। नेक्स्ट अनु से हो जाएगा हमारा अनुकरण, अनुसरण और अनुराग, अनुराग नाम भी हो जाएगा, ठीक है। प्रति से, प्रति में यदि हम दिन जोड़ देते हैं तो प्रतिदिन, प्रतिरोध, प्रतिशोध, 3 को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। प्रतिकार, आगे देख लेते हैं। प्र से यदि हम जोड़ दिए तो प्रगति हो जाएगा, प्रतिचार हो जाएगा। अभी से क्या हो जाएगा? अभियान और अभिमान, अभियान, अभिमान, अभी, और क्या क्या होता है? चलिए अभिष्कार, अभिमान, अभी नहीं याद आ रहा है ना, इससे अव से अवगुण, अवतार, ठीक है। अव, इसमें अगर आप सर जोड़ देंगे तो हो जाएगा अवसर, ठीक है। तो आपको 2-2 करना है और 10 गो में से किसी 5 को बनाना है। यहाँ पे मैं सब बना दिया हूँ। सु से सुशील, सुकर्म, गैर से गैर कानूनी, ठीक है, गैर हाजिरी और गैर मौजूदगी, ये सब आप बना सकते हैं। नेक्स्ट खुश से खुशहाल, खुश मिजाज, खुशनुमा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है? तो इसमें पूछा गया है कि संज्ञा की परिभाषा देते हुए इसके भेदों को लिखें। अच्छा बचपन से आप लोग पढ़े हैं यार कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि को संज्ञा कहते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि को संज्ञा कहते हैं, ये सबको मालूम है।
संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक, इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। संज्ञा के 5 भेद क्या क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक, क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर नाउन, ठीक, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, नाम आदि का पहचान हो, ठीक, भाव नहीं बोलिएगा। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, 3 चीज दीजिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, का बोध होता हो, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक। किसी भी जगह का नाम दे दीजिए, जैसे जैसे दे दीजिएगा यहाँ पे व्यक्तिवाचक में क्या क्या दिया है? राम, भारत, गंगा, कोल्हान विश्वविद्यालय आपका, ठीक है, घटिया विश्वविद्यालय तो ये क्या होता है? विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष संस्था भी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर हम विश्वविद्यालय बोलेंगे तो वो हमारा जातिवाचक होगा, लेकिन कोल्हान विश्वविद्यालय बोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं जातिवाचक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन नाउन, कॉमन मतलब एक सा। तो जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति, ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति, वस्तु, बस जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने विश्वविद्यालय बोला तो झारखंड या भारत नहीं, पूरे विश्व के संपूर्ण विश्वविद्यालय से संबंध है। यदि हमने पुरुष बोला, ठीक है, तो सभी लड़के, ठीक है। यदि हम बोल दिए शराब, ठीक है, तो विश्व का सभी शराब। यदि हम बोलेंगे महुआ वाला शराब, हड़िया, ठीक है, तो वो फिर हमारा हो जाएगा स्पेशल ये, ठीक है। यदि हम बोलेंगे ब्लैक डॉग या ओशियन ब्लू, चाहे क्या बोलते हैं उसको, रेड लेबल, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा, आप बोलिएगा यार शराब पीने सिखा रहा है पागल इंसान। नहीं, मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों को पीते देख देख के मैं सबका नाम याद रख रहा हूँ, ताकि मुझे कोई अनजान ना बोले कि तुम नहीं पीता है, ठीक है। हालांकि मैं नहीं पीता हूँ, रियलिटी में मैं नहीं पीता हूँ। तो यदि हम किसी एक स्पेशल का नाम लें, जैसे कि रेड लेबल बोल दिए, ठीक, चाहे हम ओल्ड मॉन्क बोल दिए, चाहे हम ओशियन ब्लू बोल दिए, ठीक है, चाहे हम ब्लैक डॉग बोल दिए, ठीक, तो ये चाहे ब्लेंडर बोल दिए, तो ये सब क्या हो जाएगा? स्पेशल नाम अगर हम लेते हैं किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चीज का नाम लेंगे, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा? व्यक्तिवाचक, ठीक है। लेकिन नहीं होगा ये व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान नहीं है, ये क्या हमारा? द्रव्य है। तो ये हमारा, ये इसमें आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अगर हम बोल दिए शराब, ठीक है, तो ये क्या होगा? जातिवाचक, संपूर्ण शराब, समझ रहे हैं ना? हाँ। अब आ जाता है भाववाचक। जिस संज्ञा शब्द से अवस्था, गुण का बोध हो, ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से गुण, अवस्था या भाव का बोध हो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम घृणा बोलते हैं, लव बोलते हैं, ठीक, लव, घृणा, ठीक, दुख, दर्द, खुशी, गम, पीड़ा, ये सब जितना है ये सब क्या है हमारा? भाववाचक। दया, करुणा, ठीक है, ईमानदारी। नेक्स्ट अगला जाता है समूहवाचक। समूहवाचक क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एक मिनट यार, ये मेरा ना सर्दी आज काफ़ी ज़्यादा टॉप पीक लेवल पे पहुंच गया लगता है। तो देखिए समूहवाचक जिसको इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो संज्ञा देना मैंने भूल गया, उसको मैं बता दे रहा हूँ, द्रव्यवाचक को देना भूल गया है। कलेक्टिव नाउन जिससे संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से पूरे समूह का एक साथ भीड़ का बोध होता है, ठीक है। जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, व्यक्ति का समूह या वस्तुओं का समूह जहाँ पे होता है, व्यक्ति का समूह या वस्तु का समूह जहाँ पे होता है उसको समूहवाचक कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे बाजार, तो वहाँ पे कई सारे व्यक्ति होते हैं, बाजार में होते हैं, तो ये हमारा हो गया। बाराती, आलोतर गाँव में, ठीक है, तो बाराती भी क्या है आपका? एक समूहवाचक है। मेला, ठीक, समिति, ठीक है। क्लास, क्लास क्या है? तो अगर हम क्लास बोलेंगे तो वहाँ पे भी भीड़ होता है बच्चों का, ठीक है। तो ये सब क्या होता है हमारा? भीड़, जहाँ जहाँ पे लोगों की संख्या बहुत मात्रा में होती है उसको हम लोग समूहवाचक बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। सेना। अब आ जाता है संज्ञा का महत्व। तो भाषा की आधारशिला है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, संज्ञा का महत्व, ठीक है। चलिए ये हो गया
द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से नाप तोल या माप का बोध हो, नापने वाला, तोलने वाला या मापने वाला। जैसे हम बोलेंगे पानी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक को मटेरियल नाउन बोलते हैं। पानी के बाद हम तेल बोलेंगे, वो भी हमारा द्रव्यवाचक होगा, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे चावल, चावल, आटा, चीनी, ये सब जो वस्तु है ना, खाने पीने का सामान, ठीक है, ये सब आपका द्रव्यवाचक में आएगा। पानी, आटा, नून, तेल, चावल, गेहूँ तेहूँ, ठीक है, दारू उरू जितना है ये सब द्रव्यवाचक में आएगा। खाने पीने वाला सामान जितना है ना, सब द्रव्यवाचक में आता है, ठीक है। नापने वाला, तोलने वाला या मापने वाला सामान को ये बोलेंगे। भाव वालों को भाववाचक बोलेंगे। जातिवाचक जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे कि पहाड़ बोल दिए, ठीक, तो पहाड़ से संपूर्ण पहाड़। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि सारंडा का पहाड़, ना पारसनाथ का पहाड़, ना हिमालय पहाड़, ना माउंट एवरेस्ट, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, संपूर्ण पहाड़, ठीक है। समझ गए बात को, ठीक, ये जातिवाचक हो गया। लेकिन यदि हम बोलते हैं सारंडा का जंगल, तब यह हो गया हमारा व्यक्तिवाचक, ठीक है। चलिए समझ गए बात को, हाँ समझना पड़ेगा बॉस, तभी ना एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 5 में प्रत्यय को पहचान कर लिखे, ठीक है। प्रत्यय को पहचान के लिखना है। पहला है शब्द और मूल शब्द प्रत्यय। चतुराई, चतुर जोर आई बराबर चतुराई, ठीक है। मिठास, मीठा, ये प्रत्यय को पहचान के लिखना है। यहाँ पे शब्द आपका बना हुआ है, ठीक है, ये चतुराई शब्द दिया गया है, तो आपको अलग करना है, ठीक है। मूल शब्द लिखना है एक साइड में, एक साइड में प्रत्यय शब्द लिखना है। चतुर में आई छिपा हुआ है। मिठास में मीठा जोड़ आस। सामाजिक कार्य में क्या है, सॉरी सामाजिक है ना, सामाजिक में समाज जोड़ की है। मानवता में मानव जोड़ ता है, ठीक है। कुलीन में कुल जोड़ इन है। कुलीन मतलब होता है अमीर, ठीक है। टोपी वाला मतलब टोपी जोड़ वाला। महत्व, महत जोड़ त्व, ठीक है। तो ये निकालना है, मूल शब्द से प्रत्यय निकालना है। बचपन में बचा जोड़ पन। बूढ़ापा में बूढ़ा जोड़ आपा। राष्ट्रीय में राष्ट्र जोड़ ईयर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इसके भेदों का उदाहरण सहित लिखिए। वर्ण, हाँ भाई वर्ण, ये आपके सिलेबस का बहुत महत्वपूर्ण है, और बोले कि सबसे पहला टॉपिक यही है। अच्छा, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था क ख ग घ अ आ, ये सब लिखने सीखे थे, ठीक है। तो हम लोग बोलते थे कि जाओ स्वर्ण वर्ण के सभी अक्षरों को स्वर्ण वर्ण को लिखें, व्यंजन वर्ण को लिखें, ठीक है। तो स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आप बोला रहे भैया क ख ग घ ABCD पढ़ा रहे हम लोग, कहाँ ग्रेजुएशन का बच्चा है भाई, कुछ तो लिहाज करो। तो अल्फ़ाबेट्स यानी कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, हिंदी में वर्ण बोलते हैं। एक मिनट, प्रेरणा ने कॉल की थी। तो आपका जो 2 यूनिट है ना, यूनिट 1 मैं ही पढ़ाऊंगा, प्रेरणा मैम नहीं पढ़ाएंगे। यूनिट 2 पढ़ाएंगी प्रेरणा मैम, जिसमें आपका ईदगाह कहानी है और आपका मुंशी प्रेमचंद का परिचय है, ठीक है, और आप पठित गद्यांश है। और यूनिट 1 जिसमें ग्रामर है वो मैं आपका ले लूँगा। यही क्लास रोक के मैं बात कर रहा था अभी, ठीक है। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग बचपन में पढ़े थे ABCD क ख ग घ, याद है आपको, ठीक है। और मिर्जापुर देखे होंगे तो बोलता है क ख ग घ पढ़वाएं तुमको, है शुक्ला को पढ़ा रहा था क ख ग घ, याद है ना, क ख ग घ उआ चा 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 इया। तो ये जो है ना अ आ ह सही दुर्गई से लेकर के अ तक, ये क्या है हमारा स्वर वर्ण है। अ आ ह सही दुर्गई से लेकर के अ तक ये स्वर वर्ण है। क से लेकर गिया तक ये हमारा व्यंजन वर्ण है, ठीक है। तो ये सब क्या है, वर्ण। वर्ण से छोटा होता है कुछ, उससे छोटा कुछ नहीं होता है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या बोल सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसे और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता है। इसको इतना शुद्ध हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। विभाजित मतलब होता है छोटा करना या टुकड़ा करना, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है वर्ण कहलाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक, आपने पढ़ा होगा हिंदी वर्णमाला, ठीक है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, और भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला मुख्यतः स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण से मिलकर बना है।
स्वर वर्ण मतलब अ आ हर्ष ई दीर्घ ई ना क ख ग घ। स्वर वर्ण मतलब अ आ हर्ष ई दीर्घ ई। ठीक है। अब वर्ण की परिभाषा सुनिए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसका अपना स्वतंत्र उच्चारण होता है और इसे और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे क ख ग घ अ आ हर्ष ई दीर्घ ई लिख लीजिए। ठीक। स्वर वर्ण, अच्छा ये नोट्स बनाना है आपको यार, ऐसा नहीं कि केवल देख रहे हैं टुकुर टुकुर उसके बाद खत्म। टुकुर टुकुर देखते हो क्या, नोट्स बनाना होगा। वो गाना मत सोचिएगा कि दिल में उतर के देखो ना, है ना। स्वर वर्ण, तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ हर्ष ई दीर्घ ई री ए आई आओ ओ। जब हम लोग अ लिखते हैं ना तो केवल इसमें अ ही होता है। ठीक। सॉरी। जैसे अनार, आम, ईख, इस सब में स्वर वर्ण का प्रयोग हुआ है, व्यंजन वर्ण का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है। लेकिन अ हर्ष ई दीर्घ ई से बना ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों के मिलने से ही कोई ना कोई शब्द बनेगा। ठीक है। तो स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में बिना किसी अन्य वर्ण, या सिंपल लिखिए कि जिस वर्ण का उच्चारण जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अरे यार, जिस वर्ण का उच्चारण अन्य किसी वर्ण की सहायता से किए बिना हो जाता है उसके स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए मैं अपने भाषा में समझाता हूँ। जब हम बिना किसी, मतलब सिंपल लिखिएगा, जब व्यंजन वर्ण की सहायता लिए बिना, ठीक है, जब व्यंजन वर्ण की सहायता लिए बिना, नहीं यार ऐसा नहीं होगा, जिस वर्ण को अन्य वर्णों की सहायता के बिना लिखा जाए, जिस वर्ण को अन्य वर्णों की सहायता के बिना लिखा जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है। जिस वर्ण को अन्य वर्णों की सहायता से लिखा जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। याद रह जाएगा। उदाहरण अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष दीर्घ री, री नहीं होगा, अच्छा री नहीं होगा। ठीक है, री को हटा दीजिएगा। अब आ जाता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जब जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। व्यंजन वर्ण क्या है? जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। जैसे क ख ग घ अंग च छ ज छ पूरा ये तक आएगा। ये देखिए, जैसे यदि हम क लिखते हैं तो ये मत सोचिएगा कि इसमें कुछ नहीं छिपा है। ये बना है आधा क जोड़ अ बराबर होता है क, समझे? ये पूरा क तब होता है, तो इसमें अ छिपा हुआ है। यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण छिपा होता है या जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। गॉट इट? ओके, आगे देख लेते हैं। बस इतना ही लिखना है, वर्ण का महत्व वगैरह निष्कर्ष वगैरह नहीं लिखना है, फिर भी मैं पढ़ने के लिए दे दिया हूँ। एक एक करके पूरा विस्तार से वीडियो बना रहा हूँ ताकि हर एक चीज़ आपको समझ में आए। किन्हीं 5 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखें। अग्नि का क्या होता है? अनल, पावक, और क्या होता है? अग्नि, आग, अनल, पावक ना। नेक्स्ट, आँख का होता है नेत्र, नयन, लोचन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सूर्य का क्या होता है? रवि, दिनकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर, बहुत सारा है। पवन का वायु, समीर, मारुत, और क्या बोलते हैं? हवा। ठीक। माता का जननी, माँ, माई। ठीक है। पानी को जल, नीर, अम्बु, अमृत। नदी को सरिता, तटिनी, भागीरथी, सुर सरिता। ठीक। नेक्स्ट, आकाश का क्या होता है? गगन, नभ, आसमान। चांद का चंद्र, शशि, मरीच, और भी होता है यार, याद नहीं है, रजनीश भी बोलते हैं। फूल, पुष्प, सुमन, प्रसून। ठीक है, ये हो गया। 5 को बनाना है, यहाँ पे 10 का मैंने कर दिया है। नेक्स्ट, किन्हीं 5 का विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द को इंग्लिश में एंटोनॉम्स बोलते हैं और पर्यायवाची शब्द को सिनोनिम्स बोलते हैं। यश को यश, अपयश, मान, अपमान, सुलभ, दुर्लभ, संपन्न, विपन्न, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ऊंच का नीच, आशा का निराशा, जन्म का मृत्यु, प्रशंसा का निंदा, अपना का पराया। ठीक है, ये उल्टा शब्द है। उल्टा शब्द को ही विलोम शब्द कहते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपको पढ़ के आंसर करना है, ठीक है, गद्यांश को पढ़ना है। ये आपका खुद का काम है भाई, ये आंसर मैं दिखाऊंगा अभी नहीं, हालांकि ये PDF आपको मिल जाएगा। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये पढ़ना है आपको। मानव ममत्व की प्रतिपूर्ति है, वह अपने में इतना रमा हुआ है कि संसार को अपनेपन के रंग में डुबोकर ही देखता है। तो ये आपको पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा क्योंकि वो आपको खुद को मेहनत करना है। अपठित गद्यांश का अर्थ ये होता है कि बिना पढ़े आपको उसका उत्तर करना है। मतलब मैं उसमें बता दूंगा तो फिर क्या महत्व है उसका, ठीक है, इसलिए इसको क्वेश्चन नंबर 5 को मैं स्किप कर देता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। हालांकि यहाँ से मैच कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। 6 नंबर आता है 5 का ही कि छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, इसके ऊपर लिखा गया है, ठीक। एक निबंध लिखना है, शिक्षा का महत्व के ऊपर निबंध लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें मुंशी प्रेमचंद का साहित्य परिचय, ठीक है। तो मैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में बता देता हूँ, साहित्यिक परिचय थोड़ा सा। देखिए जीवन परिचय पहले जानिए, उसके बाद साहित्य परिचय। तो मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम है धनपत राय, ठीक है, धनपत राय श्रीवास्तव। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के लमही वाराणसी गांव में हुआ। उनके पिता का नाम क्या था? तो अजायब राय था, ठीक है, अजायब राय, तथा माता का नाम आनंदी देवी। उन्होंने प्रारंभ में नवाब राय के नाम से लिखने का काम शुरू किया, बाद में प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे शिक्षक, ठीक है, विद्यालय निरीक्षक भी रहे थे। उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में हुआ, यानी कि आज़ादी से पहले ही हो गया है। अब इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय मतलब क्या क्या इन्होंने किताबें लिखी। अरे भाई, मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है यार। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार और उपन्यासकार माने जाते हैं। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं, किसान की पीड़ा, गरीबी, शोषण, सामाजिक विषमता, मतलब मनुष्य जीवन का एकदम सजीव वर्णन करते थे, ठीक है। ऐसा लगता था कि वास्तविक घटना हो रही है, रियल लाइफ इवेंट पे वो लिखते थे, ठीक है। इसलिए उन्हें उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट, कलम का जादूगर कहा जाता है। उनकी साहित्यिक परिचय। प्रेमचंद यथार्थवादी साहित्यकार थे। यथार्थवाद मतलब रियल लाइफ पे लिखने वाले। उन्होंने किसान, मजदूर, गरीब वर्गों के जीवन का सजीव वर्णन किया है। उनकी रचनाओं में सामाजिक समानता, राष्ट्र चेतना और मानवता का संदेश मिलता है। उन्होंने दहेज प्रथा, जाति प्रथा, शोषण, अंधविश्वास और आज़ादी के ऊपर भी लिखा है। उनकी भाषा सरल थी जिससे आम आदमी के समझ में आ सके, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है प्रमुख। अच्छा, ये सब देख लीजिए, उनके द्वारा लिखे गए प्रमुख रचना, ये सब आप याद कर लीजिए अगर आएगा तो। गोदान लिखा है उन्होंने, गबन लिखा है, कर्मभूमि लिखा है, निर्मला लिखा है, उनके उपन्यास है, नॉवेल, रंगभूमि, सेवा सदन, ठीक है। उनकी कहानी ईदगाह, कफन, ठीक, पूस की रात, नमक का दारोगा, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बहुत सारा है, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा शैली। तो प्रेमचंद एकदम आम बोलचाल की भाषा में लिखते थे। अच्छा, ईदगाह कहानी के बारे में है क्या जी? यहाँ पे ईदगाह कहानी के बारे में मैंने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। ईदगाह कहानी के बारे में आपको प्रेरणा मैम पढ़ा देंगी। नेक्स्ट क्लास आएगा प्रेरणा मैम का, उसका देख लीजिएगा। ईदगाह कहानी के बारे में उसमें पढ़ा देंगे आपको डिटेल में। और अगर आप में से किन्हीं को पास लेना है ज्ञान सागर ऐप का, जो कि 60 रुपया दाम है, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, कोल्हान यूनिवर्सिटी का पास ले सकते हैं। वहाँ पे जाइएगा, क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अपना नाम फोन नंबर डालिएगा, फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट उसी पे क्लिक करना है नाम और फ़ोन नंबर डालने के बाद, ठीक। OTP आएगा, डालिएगा, ऐप ओपन हो जाएगा। ऑल कोर्स में जाएंगे, वहाँ से कोल्हान यूनिवर्सिटी का कोर्स रहेगा, 60 रुपया दाम है, खरीद लीजिएगा। आज पक्का बताएं, इंजेक्शन लेके आया हूँ, सर्दी आपके सामने हो रहा है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। काम नहीं रुकना चाहिए बस। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते दोस्तों। आप लोग देखिए, मेहनत कीजिए। मैं 10% मेहनत करूँगा, 90% आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप अब इसको नोट डाउन कीजिए, लिखिए।
टाइम है आपके पास अभी, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा जितना टाइम है उसमें मेहनत कीजिए। ओके, एक दिन। तो बाय, जोहार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।